हेलो गाइस, वेलकम टू आरबीआई एकेडमी। तो दोस्तों स्टार्ट कर रहे हैं हम हमारी थर्ड रिपोर्ट के साथ में। तो आरबीआई की जितनी भी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं जहां से क्वेश्चंस आते हैं, आने के चांसेस नहीं, रिपीटिंग जहां से क्वेश्चंस आते हैं वो रिपोर्ट्स हम कवर कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे आरबीआई के एनुअल रिपोर्ट के साथ में। तो एनुअल रिपोर्ट्स एग्जैक्टली होती क्या है, यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के पास में इस पर्टिकुलर ईयर में कितने एसेट्स थे, कितनी लाइबिलिटीज थी, और यहाँ पर किस तरीके से उनकी फाइनेंशियल हेल्थ है लॉन्ग और शॉर्ट टर्म में, ये हमें पता चल जाता है। ओवरऑल हमें उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सॉल्वेंसी, है ना, बहुत सारी चीजों के बारे में पता चलता है। तो आरबीआई ने अपनी एनुअल रिपोर्ट निकाली। अब वो कब निकाली होती है, हमारे लास्ट ईयर का पूरा एक फाइनेंशियल ईयर हम कवर करते हैं। तो इन्होंने भी अपना 2024-25 वाला जो फाइनेंशियल ईयर था, दैट इज 1 अप्रैल से लेकर हमारा 31 मार्च 2025 तक इसको कवर किया, जिसमें कि हमें ये पता चला कि किस तरह से मॉनेटरी पॉलिसी उन्होंने रखी थी, क्या इससे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रही है, रेगुलेटरी इनिशिएटिव्स क्या रहे, और किस तरह की इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हुई। तो अलग अलग चैप्टर्स के थ्रू हम इस पार्ट को समझते हैं। अब पार्ट 1 जो है वो इकोनॉमिक रिव्यू एंड प्रोस्पेक्ट्स की बात करता है, और फर्स्ट चैप्टर हमारा असेसमेंट एंड प्रोस्पेक्ट्स है। तो अब यहाँ पर हम क्या चीजें डील कर रहे हैं, ग्लोबल और डोमेस्टिक इकोनॉमिक परफॉर्मेंस देखेंगे 2024-25 के लिए, और प्रोजेक्शंस देखेंगे क्या रहे 25-26 में। सबसे पहले आ जाते हैं चैप्टर 1, असेसमेंट्स एंड प्रोस्पेक्ट्स। तो ग्लोबल और डोमेस्टिक इकोनॉमिक ओवरव्यू में देखते हैं, ग्लोबल इकोनॉमी जो है यहाँ पर एक्सपेंशन हुआ आपका। अब ये एक्सपेंशन कैसे हुआ, 2024 में अच्छे से हो रहा था, थोड़ा अनइवन था, चीजें ऊपर नीचे जा रही थी। एज हमने देखा कि रशिया यूक्रेन वॉर कंटिन्यू रहा, ईरान वाला सीन हो गया, इसराइल गाजा वाला आपको पता ही है, जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन हुए, और यहाँ पर ट्रेड टेंशंस बढ़ती चली गई, जिससे कि पब्लिक डेट भी काफी हद तक बढ़ गया। अब यहाँ पर ग्रोथ इंपॉर्टेंट होती है। तो ग्रोथ अगर हम देखें कि ग्लोबल ग्रोथ किस उस पर रही, तो ये रही 3.3% 2024 में, जो कि हमारी 2023 में 3.5% थी। तो 0.1% का यहाँ पर लॉस देखने के लिए मिला। और ये हिस्टोरिकल एवरेज अगर हम देखें 2000 से 2019 तक का, तो वो 3.7% था, उससे कम रहा। इन्फ्लेशन की बात करें तो ग्लोबल इन्फ्लेशन हमारा मॉडरेट हो गया 5.7% में 2024 में, जो कि पहले 6.6% था 2023 में। तो यहाँ पर हमारे जो कमोडिटी प्राइसेस थे वो कम हो गए, और सप्लाई कंडीशंस जो थी वो भी हमारी थोड़ी सी बेटर हो गई थी, लेकिन अभी भी हम यहाँ पर प्री पैंडेमिक लेवल से थोड़ा ऊपर रहे, ड्यू टू स्टिकी सर्विस इन्फ्लेशन। जो हमारी मेजर एडवांस इकोनॉमीज हैं, यहाँ पर हमें सर्विस जो हम देते हैं उसमें इन्फ्लेशन देखने के लिए मिला सर्विस सेक्टर में। फाइनेंशियल कंडीशंस की बात करें तो ये हमारी जनरली थोड़ी ईज्ड रही, एज बहुत ज्यादा हमारे जो जनरल बैंक्स थे उन्होंने अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस लिया, जिसमें जैसा मार्केट चल रहा है उसके हिसाब से हम अपनी रेट्स को ऊपर नीचे चेंजेस कर रहे थे। लेकिन अगर मैं बात करूं सॉवरेन बॉन्ड यील्ड्स की, सॉवरेन बॉन्ड मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इस तरह से होती हैं, ये हमारी इनका जो आपका आउटपुट था, जो इनसे हमें यहाँ पर बेनिफिट्स हुए हैं, ये अच्छे थे एडवांस इकोनॉमीज में। सेकेंड हाफ में हमारे 2024 के एमिड यहाँ पर जो भी रिन्यूएड इन्फ्लेशन कंसर्न्स हमें देखने के लिए मिले, साथ में जो मॉनेटरी पॉलिसी पाथ्स थे वो काफी डाइवर्जेंट रहे अलग अलग कंट्रीज में। स्टिल जो एमर्जिंग मार्केट्स हैं और जो हमारे डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, यहाँ पर ये लार्जली मॉडरेटेड रहा। तो एडवांस इकोनॉमीज में वी परफॉर्म्ड गुड व्हेन वी टॉक अबाउट द सॉवरेन बॉन्ड्स, बट if I am talking about any country that has been categorized into the emerging market and developing economy sector, तो यहाँ पर we will see that थोड़ा सा moderated scenario था। Now talking about the trade part, global merchandise trade जो था, इसका वॉल्यूम हमारा एक्सपेंड हुआ है। अभी इस बात को बहुत अच्छे से समझना कि मर्चेंडाइज ट्रेड जो है वो हमारा एक्सपेंड हुआ है बाय 2.9% ग्लोबली 2024 में। लेकिन जो हमारा सर्विस सेक्टर ट्रेड था, इसने अपना रेजिलियंस दिखाया। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज्यादा ऊपर या बहुत ज्यादा खराब हो गया, जबकि हमारा मर्चेंडाइज ट्रेड 1.0% से 2.9% पहुंचा है। अब G20 ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज प्रेसिडेंसी इस बार रही थी ब्राजील के पास में, और यहाँ पर प्रेसिडेंसी यहाँ इंडिया से मिली इनको, 2023 में इंडिया के पास थी प्रेसिडेंसी। तो एक हिस्टोरिकल ट्रोइका देखने के लिए मिला इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में।
डोमेस्टिक इकोनॉमी, अब इंडिया की बात करते हैं। तो हमने देखा कि इंडियन इकोनॉमी काफी रेजिलिएंट रही है 2024-25 में, सपोर्टेड, इसको यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स ने किया, प्रोएक्टिव पॉलिसी मेजर्स हमारे रहे। प्रोएक्टिव मतलब कोई भी सिचुएशन होने से पहले पहले हमने फटाफट फटाफट एक्शन ले लिया। तो यहाँ पर ग्रोथ की बात करते हैं तो रियल जीडीपी हमारा जो था वो 6.5% रहा। अभी हाल फिलहाल में जो मॉनेटरी पॉलिसी हुई है इसमें 6.8 बोला है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे जो इन्होंने प्रोजेक्ट किया है, इसके अलावा यहाँ पर इंडिया की जो फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इनको बोला गया। एंड ये हमने देखा कि जो कंजम्पशन डिमांड है वो भी हमारी इंप्रूव हुई है, नेट एक्सपोर्ट्स हमारे बढ़ गए हैं, और बियॉन्ड सर्विसेज सेक्टर जो है और रिकवरी हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में भी हमें कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली रेजिलेंट बना रही है। हमारा सर्विस सेक्टर अच्छा चल रहा है, हमारा एग्रीकल्चर जो है वो दोबारा से अपने को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बना रहा है, हम नेट एक्सपोर्ट्स में रहे हैं एक्सपेंडिचर साइड से, और यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल रहा कि हमारे पास जो रियल जीडीपी का ग्रोथ था वो 6.5% रहा। नाउ टॉकिंग अबाउट कि हाउ द सेक्टोरल परफॉर्मेंस वाज देयर, कौन कौन से सेक्टर ने कैसे कैसा परफॉर्म किया। तो एग्रीकल्चर में जो ग्रोथ रही है ग्रॉस वैल्यू एडेड में, ये रही 4.6% 24-25 में, जो कि 2.7% थी एक साल पहले। सो वी हैव एक्चुअली डन वेरी वेल हियर। तो यहाँ पर हमें देखने के लिए मिला कि फूड ग्रेन का प्रोडक्शन बहुत अच्छा था, हॉर्टिकल्चर परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। यहाँ पर साथ में जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स थे, जिसमें हमारा डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन आ जाता है, इसने भी प्रोडक्टिविटी को एनहांस करा। नाउ टॉकिंग अबाउट इंडस्ट्रियल सेक्टर, तो ये हमारा मॉडरेटेड था 4.7% में, और जो पीएलआई स्कीम है, ठीक है, पीएलआई स्कीम की वजह से कहीं ना कहीं हमारे पास एक अच्छी ग्रोथ देखने के लिए मिली, जहां इन्वेस्टमेंट्स हमारी एग्रीगेटेड कमिटेड टारगेट के 57% पहुंच चुकी है एज ऑफ नवंबर 2024। सर्विस सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर 64.1% हमारा ग्रॉस वैल्यू एडेड रहा, जो कि 7.5% से बढ़ा है। अब एक बार फटाफट से देख लो, एग्रीकल्चर में 4.7% जो कि पहले 2.7 था। अगर बात करें इंडस्ट्रियल सेक्टर की तो इसका 4.37 रहा, और पीएलआई से 57% हम अपने टारगेट्स तक पहुंच चुके हैं इन्वेस्टमेंट के नाम पर। अगर बात करें सर्विसेज की तो ये हमारा 64.1% रहा, एंड 7.5% का यहाँ पर हमें ग्रोथ देखने के लिए मिला। एंड ऑल दीज आर इन द टर्म्स ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड। नाउ टॉकिंग अबाउट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस एंड अदर सर्विसेज, जिसको हम पैडो बोलेंगे, हमने यहाँ पर हाईएस्ट ग्रोथ मेजर अपनी देखी है। किसमें देखी है हमने ये 8 साल के अंदर। तो एम्प्लॉयमेंट की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो एम्प्लॉयमेंट में हमने देखा जो लेबर मार्केट है हमारा, ये काफी रेजिलिएंट रहा है जनवरी से लेकर दिसंबर 2024 में। क्लाइमेट और ग्रीन इनिशिएटिव में इंडिया को टॉप 10 में रखा गया हाई परफॉर्मेंस में, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में, जो कि 5 अपनी टॉप 5 रैंक्स तो खाली ही रखता है, टॉप 3 रखता है। एक सेकेंड ना, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया इसमें, टॉप 3 रखता है, टॉप 5 नहीं रखता, टॉप 3 रखता है, मेरे को हल्का सा कंफ्यूजन हो गया था। टॉप 3 वैकेंट रखता है, उसके बाद में यहाँ पर अपनी वो देता है, तो डेनमार्क, नीदरलैंड्स, यूके, फिलीपाइंस, मोरक्को, इस तरीके से ये रहता है। अच्छा, सीसीपीआई के बारे में तो आपको अच्छे से पता ही होगा, ये आ जाता है एग्जाम में, ठीक है, याद कर लेना इसको नहीं पता हो तो। अदरवाइज मैं रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस में तो सारा कवर कर ही रही हूँ। रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एडिशन जो है वो भी हमारे हाईएस्ट रहे। तो सोलार हमारा जो है, यहाँ पर प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसके अंडर हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी हमारी बढ़ गई है। अदर इनिशिएटिव्स में ग्रीन स्टील मिशन आ गया है, क्रिटिकल मिनरल मिशन आ गया, जिस पर गवर्नमेंट का बहुत फोकस है, क्रिटिकल मिनरल मिशन, ग्रीन हाइड्रोजन, ये कुछ ऐसी चीजें जो आप याद कर लेना, बहुत ज्यादा न्यूज में भी चल रही है। इन्फ्लेशन की बात कर लेते हैं। हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है वो हमारा मॉडरेट हुआ। अब मॉडरेट होकर ये 4.6% के एवरेज में पहुंचा है 2024-25 में। पहले कितना था हेडलाइन इन्फ्लेशन? 5.4% था। कोर इन्फ्लेशन 3.5% हो गया, और फ्यूल जो था वो 2.5% हो गया। फूड इन्फ्लेशन की बात करें तो ये हमारा एलिवेटेड रहा है 6.7% पर, जिसमें कि इंट्रा ईयर पीक देखी गई 9.7% की अक्टूबर 2024 में। मतलब अक्टूबर 2024 में फूड इन्फ्लेशन 9.7 चला गया था, तो काफी कम हो गया है, और फिर यहाँ पर 2.9% हो गया मार्च 2025 में। मॉनेटरी पॉलिसी एंड लिक्विडिटी की बात करें तो एमपीसी ने अब अपना स्टांस चेंज कर दिया है।
इन्होंने विड्रॉल जो था अकोमोडेशन टू न्यूट्रल अक्टूबर 2024 में और सब्सिक्वेंटली यहाँ पर जो पॉलिसी रेपो रेट है इसको भी 25 बेसिस पॉइंट से कम कर 6.25 पर ले आए थे ये। लिक्विडिटी कंडीशंस की बात करें तो ये हमारी इंप्रूव हुई, तो एवरेज डेली नेट एब्जॉर्प्शन जो है एलएएफ के अंडर, एलएएफ में क्या क्या चीजें आती हैं आपकी, यहाँ पर एक हमारा एसडीएफ रहता है और एक एमएसएफ रहता है, तो इन दोनों का ये हमारा जो पूरा का पूरा विंडो था ये हमारा इंक्रीज हो गया टू ₹1605 करोड़। आरबीआई ने अलग अलग मेजर्स लिए, जैसे ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू इन्होंने कैश रिजर्व अपनी सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज की। इसके अलावा यहाँ पर हमें 50 बेसिस पॉइंट्स का रिडक्शन हमारे कैश रिजर्व रेशियो में देखने के लिए मिला। अच्छा, अगर रिजर्व रेशियो कम हो रहा है, कैश रिजर्व रेशियो, तो बैंक्स के पास अब ज्यादा लिक्विडिटी है, ज्यादा लिक्विडिटी है तो ज्यादा लोन दे सकते हैं, ज्यादा लोन दे सकते हैं तो मार्केट में यहाँ पर डिमांड बढ़ जाती है। फाइनेंशियल मार्केट्स एंड करेंसी की बात करें तो डोमेस्टिक फाइनेंशियल मार्केट्स हमारे रेजिलिएंट रहे। आईएनआर डेप्रिशिएट हो रहा है, अभी भी काफी डेप्रिशिएट हो रहा है, ऑल्दो जो हमारे पास में अदर इमर्जिंग मार्केट पीयर्स हैं हमारे उनसे थोड़ा कम हो रहा है। पॉलिसी रेट ट्रांसमिशन की बात करें तो बैंक के डिपॉजिट्स और लैंडिंग रेट्स जो हैं ये हमारे काफी रोबस्ट रहे हैं। अब आ जाते हैं फिस्कल पोजीशन पर। तो फिस्कल पोजीशन में हम देखते हैं कि भाई हमारा फिस्कल डेफिसिट अभी कहाँ पहुंच चुका है। ऑल्दो हम फिस्कल सरप्लस में आना चाहते हैं बट अभी तो हम फिस्कल डेफिसिट में ही हैं और आने वाले कुछ सालों तक तो रहेंगे ही, तो अभी हम इसको फिस्कल पोजीशन में फिस्कल डेफिसिट ही देख लेते हैं कि कहाँ तक पहुंचा है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट है वो 4.7% ऑफ जीडीपी हो गया है अकॉर्डिंग टू रिवाइज्ड एस्टिमेट्स। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा 5.2% हो गया है और आरबीआई ने यहाँ पर बोला है कि जो वेज एंड मीन्स एडवांसेस हैं लिमिट्स स्टेट गवर्नमेंट या यूटीज के लिए वो हमारी 60,118 करोड़ रुपीस हो गई है फ्रॉम 47,010 करोड़ रुपीस। तो ये हमारा जुलाई 1 2024 से इफेक्टिव है। एक्सटर्नल सेक्टर मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स हमारे मार्जिनली ग्रो कर रहे हैं बाय 0.1% और जो मर्चेंडाइज इंपोर्ट्स हैं ये हमारे ग्रो कर रहे हैं 6.2% से। नाउ ओवरऑल अभी जो मैंने आपको सितंबर में पढ़ाए हैं करेंट अफेयर्स उसके अकॉर्डिंग हम करेंट अकाउंट डेफिसिट में आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स हमारे बढ़ रहे हैं, मर्चेंडाइज इंपोर्ट्स भी हमारे बढ़ रहे हैं लेकिन इंपोर्ट्स हमारे थोड़े ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर भी यही बोल रहे हैं कि भाई देखो हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 0.1% से बढ़े लेकिन इंपोर्ट्स 6.2% से बढ़े, तो हमें काफी बड़ा मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट अभी भी देखने के लिए मिल रहा है $282.8 बिलियन का। लेकिन अब अगर मैं बात करूं सर्विस सेक्टर की तो सर्विस सेक्टर कैसा है हमारा, ये हमारा काफी स्ट्रांगली ग्रो कर रहा है और जो रेमिटेंसेस हैं ठीक है वो हमारे कंटेन हो गए हैं क्योंकि करेंट अकाउंट डेफिसिट हमारा अभी सस्टेनेबल 1.3% पर पहुंच चुका है। अब इसके आगे देखते हैं तो यहाँ पर ये जो हमारा पहुंचा है ये कब पहुंचा है, अप्रैल से 2024 में पहुंचा है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। एज ऑफ नाउ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का जितना मैं समझती हूँ ये जितना भी यूएस की सीजन चल रही है ठीक है इसके ऊपर क्वेश्चन आना बनता है, मतलब इट शुड कम, आई डोंट नो इफ इट विल कम और नॉट बट इट शुड कम, जितना मैं अपनी इकोनॉमिक्स और फाइनेंस की नॉलेज या अपनी एग्जाम नॉलेज यूज कर सकती हूँ। तो ये रोबस्ट रहा है 668.3 बिलियन पर एट एंड मार्च 2025 ठीक है, तो समझ में आ गया। ओवरऑल करेंट अकाउंट डेफिसिट हमारा 1.3% है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की तो ये 668.3 बिलियन डॉलर्स रहे हैं। फाइनेंशियल सिस्टम्स शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स का जो ग्रॉस एनपीए रेशियो है और जो नेट एनपीए रेशियो है ये दोनों रिड्यूस हुए हैं। कैपिटल और लिक्विडिटी बफर्स हमारे अबव रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स रहे। एग्रीगेट क्रेडिट जो था हमारे एनबीएफसीज का ये डबल डिजिट्स में बढ़ा है और रिस्क वेट्स जो है बैंक क्रेडिट टू एनबीएफसीज ये हमारे कम हो गए हैं जो कि इफेक्टिव रहेगा हमारा अप्रैल 1 2025 से। रेगुलेशंस एंड सुपरविजन, तो जो हमारी रेगुलेटरी गाइडलाइंस थी वो इशू की गई जिसमें कि हमने मॉडल रिस्क का हमारी बात की क्रेडिट में और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेंगे वॉलेंटरी ट्रांजिशन के लिए अगर आप एक स्मॉल फाइनेंस बैंक से एक यूनिवर्सल बैंक बनना चाहते हो। सुपरवाइजरी इनिशिएटिव्स की बात हुई जहां पर हमने बोला कि अब हमें एडवांस सुपरवाइजरी एनालिटिकल ग्रुप बनाना है जिसमें हम एआई और एमएल यूज करेंगे, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। फिर हम यहाँ पर एक सुपरवाइजरी डेटा क्वालिटी इंडेक्स बना रहे हैं और गाइडलाइंस देंगे प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क के लिए यूसीबीज के लिए, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए।
डिजिटल फाइनेंस एंड फिनटेक की बात करें तो जो सीबीडीसी है, ये पायलट प्रोजेक्ट इसका एक्सपेंड किया गया है 17 बैंक्स और 60 लाख यूजर्स पर बाय एंड मार्च 2025। अब यहाँ पर प्लान है कि जो नॉन बैंक्स हैं उनको भी बोलेंगे कि आप वॉलेट्स को ऑफर करो। आरबीआई ने एक यूनिक फिनटेक रिपोजिटरी एंड रिलेटेड एमटेक रिपोजिटरी लॉन्च की है मई 28 2024 में, जो कि मॉनिटर करेगी कि किस तरीके से यहाँ पर हमारी जो एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, ठीक है, वो उनको अडॉप्ट किया जा रहा है और किस तरीके से फिनटेक्स हमारे चल रहे हैं, उनका भी थोड़ा सा रेगुलेशन की तरफ आरबीआई आ गई है। तो टोटल डिजिटल पेमेंट्स यहाँ पर जो हैं वो हमारे 34.8% से बढ़े हैं वॉल्यूम में और 17.9% से बढ़े हैं हमारे वैल्यू में। ठीक है, वैल्यू जब बोलते हैं तो रुपीज में, जैसे 10 लाख से 15 लाख पहुंच गए, और जब वॉल्यूम बोल रही हो तो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स बढ़ गए हैं। ठीक है, यूपीआई की बात करें तो 48.5% शेयर रहा है हमारा ग्लोबल रियल टाइम पेमेंट्स में ओवर ऑल ओवर द यूनिवर्स, और बेटर से ऑन द अर्थ और ग्लोबली हमारे जो यहाँ पर यूपीआई जो डिजिटल पेमेंट्स हैं उसमें यूपीआई का शेयर कितना है, जो टोटल पेमेंट्स है उसमें यूपीआई का शेयर 48.5% है। आरबीआई ने प्रपोज किया है कि हम एक एक्सक्लूसिव इंटरनेट डोमेन लेकर आएंगे, क्या नाम था उसका, बैंक.इन रहेगा। किसके लिए, हमारे जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं। और इंडिया ने यहाँ पर प्रोजेक्ट नेक्सस भी ज्वाइन करा है। अब ये प्रोजेक्ट नेक्सस क्या है, जो हम यहाँ पर क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट लिंकेज बिठाना चाहते हैं अपनी नेबरिंग कंट्रीज से, अलोंग विद दैट कंट्रीज जैसे सिंगापुर वगैरह हो गए जहां पर हमारे अच्छे रिलेशन चल रहे हैं, यूएई भी हो सकता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करें तो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स हमारा इंप्रूव हुआ है, 6.1 था मार्च 2023 में और 64.2 हो चुका है मार्च 2024 में। अब प्रोस्पेक्ट्स फॉर 25-26 देख लेते हैं। ग्लोबल आउटलुक में जो ग्लोबल इकोनॉमी है, ये अब ये बोल रहे हैं कि भाई हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये बढ़ेगा, ये इंप्रूव होगा, ग्रो करेगा। तो कितने परसेंट से ग्रो कर सकता है ये, 2.8% इन 2025 एंड 3% से ग्रो करेगा हमारे 2026 में। ग्लोबल इन्फ्लेशन की बात करें तो ये भी हमारा अब मॉडरेट हो जाएगा टू 4.3% इन 2025। ग्लोबल मर्चेंडाइज यहाँ पर एक्सपेक्टेड है कि मॉडरेट करेगा टू 4.3% इन 2025, और ग्लोबल मर्चेंडाइज ट्रेड वॉल्यूम जो है ये भी प्रोजेक्टेड है टू कॉन्ट्रैक्ट बाय 0.2% इन 2025। अब अगर हम बात करें यहाँ पर आउटलुक की फॉर इंडियन इकोनॉमी तो ये आपकी प्रॉमिसिंग रहेगी। ग्रोथ अगर हम देखें तो रियल जीडीपी ग्रोथ जो है 2025-26 के लिए प्रोजेक्टेड है एट 6.5%, और जो रिस्क है वो इवनली बैलेंस हो रहे हैं। तो ग्रोथ यहाँ पर किससे सपोर्ट होगी, अबव नॉर्मल साउथ वेस्ट मानसून एक्सपेक्टेड है, और न्यू एग्रीकल्चर इनिशिएटिव्स जैसे कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स। मैन्युफैक्चरिंग जो है वो सपोर्टेड है बाय ऑनगोइंग पीएलआई स्कीम, एंड जो यहाँ पर नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन है अनाउंस हुआ था ये यूनियन बजट 2025-26 में। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सेकेंड एसेट मोनेटाइजेशन प्लान जो था वो एम कर रहा था टू अनलॉक ₹10 लाख करोड़। तो यहाँ पर यूनियन बजट 2025-26 जो है इसमें हमने देखा कि एक टारगेट था 100 गीगावाट का ऑफ न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी बाय 2047, एंड ये याद रखना 100 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर पावर बाय 2047। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में मोर देन डबल हमने कर दिया बजटरी प्रोविजन फॉर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक। इन्फ्लेशन की बात कर लेते हैं तो सीपीआई इन्फ्लेशन हमारा प्रोजेक्टेड है 4% पर, और रिस्क जो है वो इवनली बैलेंस रहेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी रिड्यूस कर रहे हैं रेपो रेट को बाय 25 बेसिस पॉइंट टू 66.0 बेसिस पॉइंट अप्रैल 2025 में, और यहाँ पर इसका जो स्टांस है वो न्यूट्रल से अकोमोडेटिव हो गया था, लेकिन अभी दोबारा हम लोग इधर की तरफ आ गए। फिस्कल पोजीशन की बात कर लेते हैं। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर बजटेड है कि ये बढ़ेगा 4.3% ऑफ जीडीपी। इसके अलावा ग्लोबल अगर हम बात करें यहाँ पर फाइनेंशियल डेफिसिट तो ये टारगेटेड है 4.4% पर जीडीपी के इन 25-26। एक्सटर्नल सेक्टर की बात करें तो कैड आपका जो है वो आपका सस्टेनेबल लिमिट्स में रहेगा। इंक्लूजन अगर इंडियन सॉवरेन बॉन्ड्स का हम ग्लोबल बॉन्ड इंडाइसिस में कर लें तो एफडीआई कैप हमारे इंश्योरेंस सेक्टर में बढ़ा देते हैं यहाँ पर 100% पर, तो इससे भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। लोकल करेंसी सेटलमेंट एमओयूज जो है मॉलडीव्स के साथ में, मॉरिशस के साथ में, ये भी यहाँ पर यूज ऑफ आईएनआर जो है, जो हम यहाँ पर डी डॉलराइजेशन और इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी की तरफ जा रहे हैं उसमें हेल्प करेगा।
फाइनेंशियल सिस्टम एंड सुपरविजन। तो आरबीआई जो है वो इनिशिएटिव्स लेकर आ रही है ताकि एनहांस करे साइबर रेजिलियंस को, इम्प्लीमेंट करे प्रवाह पोर्टल को, और एक्सप्लोर करेंगे हम सीबीडीसी पायलट्स ऑन क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स। इसके अलावा यहाँ पर एक नया पेमेंट विजन डॉक्यूमेंट आया है जो कि ड्राफ्ट किया गया है, और डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म्स की अगर हम बात करें तो ये भी हमारे यहाँ पर बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब इसे हम प्लान कर रहे हैं टू कर्ब पेमेंट रिलेटेड फ्रॉड्स, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस जो है ये ऑपरेशनल रहेगा ताकि हम क्रेडिट एक्सेस को एग्रीकल्चर और एमएसएमई सेगमेंट में ऑपरेशनल बना पाए। तो इंडियन इकोनॉमी हमारी रेजिलिएंट रहेगी 2024-25 में, और यहाँ पर इन्फ्लेशन हमारा मॉडरेटेड रहेगा। इंडिया जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बन जाएगी 2025-26 में, इसीलिए रहेगी, और यहाँ पर अपनी साउंड मैक्रो इकोनॉमिक एंड फंडामेंटल एंड रोबस्ट फाइनेंशियल सेक्टर को लेवरेजिंग करेगी। नेक्स्ट जाते हैं इकोनॉमिक रिव्यू के ऊपर। तो यहाँ हम देखेंगे कि इंडिया का जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है 2024-25 में वो किस तरह का रहा और कितना अच्छे से हमने यहाँ पर प्रॉब्लम्स को केटर करा है। जैसा कि हम देख सकते हैं काफी सारे चैलेंजेस ग्लोबल लेवल पर हमें यहाँ पर देखने के लिए मिले हैं, स्पेशली यहाँ पर जियो पॉलिटिकल टेंशन और जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ग्लोबल इकोनॉमिक बैकड्रॉप और डोमेस्टिक रेजिलियंस की, तो ग्लोबल इकोनॉमी यहाँ पर एक स्टडी और दो अनइवन है, लेकिन एक्सपेंशन जो है वो एक छोटा धीरे धीरे हम एक्सपेंड कर ही रहे हैं 2024 में। तो यहाँ पर ग्लोबल जीडीपी भी हमारा ग्रो हो रहा है बाय 3.3% इन 2024, और इन्फ्लेशन हमारा 5.7% पहुंच जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें प्री पैंडेमिक एवरेज की, तो यहाँ पर ये हमारा कहीं ना कहीं अबव ही रहेगा। वर्ल्ड ट्रेड वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो ये आपके रिकवर होकर 3.8% हो चुके हैं 2024 में, और इंडियन इकोनॉमी जो है वो रेजिलिएंट रहेगी। तो रियल जीडीपी ग्रोथ हमारी मॉडरेट हो चुकी है 6.5% पर, और ग्रोथ को हम अगर देखें तो ये हमारी इंप्रूव हुई है, कंजम्पशन इसने डिमांड इंप्रूव किया है, और नेट एक्सपोर्ट जो हैं वो भी हमारे एक्सपेंडिचर साइड पर बढ़े हैं। बियॉन्ड सर्विसेज और रिकवरी की अगर हम देखें तो ये भी हमारी एग्रीकल्चर साइड में काफी अच्छे से बढ़ी है। हेडलाइन इन्फ्लेशन की बात करें तो ये मॉडरेट हो रहे हैं। फिस्कल कंसोलिडेशन यहाँ पर परस्यू की जा रही है बाय बोथ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, सपोर्ट कर रहे हैं इसको रोबस्ट टैक्स रिसिप्ट्स के द्वारा। डोमेस्टिक फाइनेंशियल मार्केट्स जो लार्जली इवॉल्व हो रहे हैं इन एन ऑर्डरली मैनर, एक मॉडेस्ट करेंट अकाउंट डेफिसिट एंड एडिक्वेट फॉरेक्स रिजर्व्स यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। तो एक्सटर्नल रेजिलियंस डिस्पाइट वॉलेटाइल कैपिटल फ्लोज हमें देखने के लिए मिल रहा है। नेक्स्ट आता है रियल इकोनॉमी पर। तो एग्रीगेट डिमांड की बात करते हैं। रियल जीडीपी हमारा ग्रो किया है बाय एन एस्टिमेटेड 6.5% इन 2024-25। अगर हम कंपेयर करें 9.2% था हमारा एक साल पहले। कंजम्पशन में प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है वो इंप्रूव हुआ है टू 7.6% ग्रोथ इन 2024, ड्रिवन हुआ है ये बाय रूरल कंजम्पशन। इसका शेयर भी रियल जीडीपी में बढ़ गया है टू 56.7%। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देखें तो ये मॉडेस्टली हमारा बढ़ा है 3.8% पर, आफ्टर अ रोबस्ट 8.1% इन 2023-24। तो गवर्नमेंट का फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ चुका है, प्राइवेट में फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमारा बढ़ चुका है, जिसमें कि रूरल कंजम्पशन का ही 56.7% का हिस्सा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो जो ग्रोथ है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में ये हमारी 6.1% हो गई है, पहले ये 8.8% थी। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ये 75.3% अभी तक हमने अपनी ओवरऑल कैपेसिटी का यूटिलाइज करा है Q3 24-25 में। ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट रेट ये डिक्लाइन कर चुका है, 31.5% ऑफ जीडीपी हो गया है। सेविंग्स की बात करें तो ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग्स हमारे स्टडी रहे हैं 30.3% पर ऑफ ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। नेट फाइनेंशियल सेविंग्स हाउसहोल्ड्स की मार्जिनली इंप्रूव की है 5.1% पर ऑफ जीएनडीआई। अगर हम बात करें अब एग्रीगेट सप्लाईज की तो रियल ग्रॉस वैल्यू एडेड एक्सपेंड हुए हैं ये बाय 6.4% 2024-25 में, अगर कंपेयर करें 8.6% थे ये एक साल पहले। एग्रीकल्चर और एलिड एक्टिविटीज की बात करें तो ग्रॉस वैल्यू एडेड हमारी ग्रोथ रिकवर हुई है टू 4.6% फ्रॉम 2.7% इन 23-24। साउथ वेस्ट मानसून की बात करें तो ये 108% था ऑफ लॉन्ग टाइम पीरियड एवरेज। फूड ग्रेन प्रोडक्शन हमारा ये था 3309.2 लाख टन जो कि 4.8% हायर था 2023-24 से।
मिनिमम सपोर्ट प्राइस हमने यहाँ पर बढ़ा दिए हैं, तो 1.4 से 12.7% यहाँ पर हमारा रेंज जो है ये रहा है फॉर प्राइस इंक्रीमेंट फॉर खरीफ एंड रबी क्रॉप्स। पब्लिक स्टॉक जो है फूड ग्रेन्स का, राइस एंड व्हीट्स का, ये 749 लाख टन रहा हमारा एंड ऑफ मार्च 2025 में। इंडस्ट्रियल सेक्टर जीवीए ग्रोथ हमारी ईज हुई है टू 4.3%, 11% से। मैन्युफैक्चरिंग जीवीए की बात करें तो ये मॉडरेट हुआ है 4.3%, 12.3% से। रिन्यूएबल एनर्जी हमारी अकाउंट कर रही है 20% ऑफ टोटल पावर जनरेशन और रिकॉर्ड कर रहे हैं हम 12.2% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इन 24-25। सर्विस सेक्टर की बात करें तो जीवीए ग्रोथ मॉडरेट हो गई है टू 7.5% फ्रॉम 9.2%। सर्विस सेक्टर अगर हम कंपोजिट इंडेक्स लेकर चलें तो ये मार्च 2025 में रोबस्टनेस शो कर रही है। कंस्ट्रक्शन हमारा 8.6% से बढ़ा है। एम्प्लॉयमेंट, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट और वर्कर पॉपुलेशन रेशियो दोनों ही हमारे अपनी हाईएस्ट लेवल्स पर रहे हैं। एनुअल पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, पीएलएफएस से हम शॉर्ट में बोल देते हैं, 2023-24 में यहाँ पर जो शेयर है सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों का ये बढ़ा है टू 58.4% 2023-24 में। पहले ये 57.3% था। नेट सब्सक्राइबर्स यहाँ पर हमारे ईपीएफओ में जो ऐड हुए हैं वो एवरेज यहाँ पर 10.8 लाख पर मंथ रहे। बेसिकली हर महीने ऑन एन एवरेज 10.8 लाख लोग जो है उन्होंने ईपीएफओ में सब्सक्राइब किया है। R&D एक्सपेंडिचर की बात कर लें तो यहाँ पर हमारे साइड से रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो एक्सपेंसेस हैं वो हमारे पहले 0.61% थे, अब ये 0.64% हो चुके हैं 1995-1996 से 2020-21 के बीच में। तो चैप्टर नोट्स यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि हम ना ऐसा पॉजिटिव लिंक बना रहे हैं कि ग्रोथ जो है वो पहले 0.21 थी, फिर 0.26% यहाँ पर हो गई थी इन TFP ग्रोथ, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ इन इंडिया। ठीक है। प्राइस सिचुएशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन मॉडरेट हुआ है टू एन एवरेज ऑफ 4.6%, पहले था 2024-25 में 5.4% से। ग्लोबल प्राइसेस, ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस जिसमें आपका एनर्जी और फूड दोनों आ रहे हैं, ये आपके मॉडरेट हो गए थे, बेसिकली थोड़ा कम हो गए थे यहाँ पर। हेडलाइन इन्फ्लेशन में जो की ड्राइवर्स रहे हैं वो फूड एंड बेवरेजेस रहा है, जहां पर इन्फ्लेशन हमारा 6.7%, वेरी हाई रहा, कंट्रीब्यूटिंग 68% टू द हेडलाइन इन्फ्लेशन। वेजिटेशन, अगर वेजिटेबल का इन्फ्लेशन देखें तो ये हमारा काफी वॉलेटाइल रहा है। वॉलेटाइल होता है कि प्राइसेस यहाँ पर बार बार ऊपर नीचे हो रहे हैं और ये फिर एलिवेट हुआ है 19.4% तक भी। सीरियल्स एंड प्रोडक्ट्स की बात करें तो यहाँ पर इन्फ्लेशन हमारा 7.2% पर रहा। ऑयल्स एंड फैट की बात करें तो डिफ्लेशन हो रहा है, यहाँ पर प्राइस राइज नहीं हो रहा, रेदर लो हो रहे हैं। तो ये हमारा 17.1% रहा इन्फ्लेशन बाय मार्च 2025 ड्यू टू राइज इन इंटरनेशनल एडिबल ऑयल प्राइसेस। ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम डिफ्लेशन पर थे, अब डिफ्लेशन से हम इन्फ्लेशन पर आए और इन्फ्लेशन से भी हम 17.1 पर आ गए, किसमें? ऑयल एंड फैट्स में। फ्यूल एंड लाइट, तो प्राइस डिफ्लेशन हमारा एवरेज रहा -2.5% पर। कोर इन्फ्लेशन जिसमें हमने फूड एंड फ्यूल को हटा दिया, तो यहाँ पर ऑन एन एवरेज 3.5% पर हमारा कोर इन्फ्लेशन रहा। अराउंड 78% जो कोर सीपीआई आइटम्स थे उन्होंने लेस देन 4% का हमारा इन्फ्लेशन ग्रोथ दिखाया। अदर प्राइस इंडिकेटर्स में सीपीआई आता है इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए, जो कि 3.4% था। होलसेल प्राइस इंडेक्स हमारा इन्फ्लेशन के लिए इंक्रीज हो गया टू 2.3%। यहाँ पर हमने देखा कि डिफ्लेशन हो रहा है -0.7% का। नॉमिनल रूरल वेज ग्रोथ ये हमारी डी एक्सलरेट हुई मार्जिनली टू 5.9%। मनी एंड क्रेडिट, रिजर्व मनी एंड मनी सप्लाई की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर रिजर्व मनी ग्रोथ जो था वो हमारा एडजस्ट हो रहा है। अब वो एडजस्ट होकर सीआरआर के लिए क्या होता है, यहाँ पर स्टूड कर रहा है 5.8%। करेंसी सर्कुलेशन देख लेते हैं यहाँ पर, तो देखो सीआरआर तो हमने देखा कि 5.8% थे, हमारा बेसिकली 6.7 से 5.8% आ गया है ना रिजर्व मनी में, जो कि हमने सीआरआर के लिए चेंज किया है। रिजर्व मनी बेसिकली आपको पता है क्या होता है कि हम इतने पैसे को यूज नहीं कर सकते हैं, तो हमारा कैश रिजर्व रेशियो में हम कैश अलग से मेंटेन करते हैं। करेंसी सर्कुलेशन ग्रोथ हमारी 5.8% पर पहुंच गई है।
करेंसी जीडीपी रेशियो जो है वो हमारा मॉडरेट हुआ है फर्दर, तो इंक्रीज डिजिटल पेमेंट्स की वजह से कहीं ना कहीं अब करेंसी लोग यूज कम करें तो सर्कुलेशन में भी थोड़ा कमी देखने के लिए मिल रही है। ब्रॉड मनी ग्रोथ जो है वो हमारी 9.6% पर रही है मार्च 21 2025 में, जहां पर हमने मेजरली जो देखे हैं वो हमारे पास में बैंक डिपॉजिट्स रहे हैं। ठीक है, तो आपको ब्रॉड मनी, नैरो मनी, ये सारे कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स का हिस्सा है और बैंकिंग का भी हिस्सा है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि कितनी मनी सप्लाई है ना। मनी सप्लाई के बारे में हमें कैसे पता चलता है, ब्रॉड मनी नैरो मनी के कॉन्सेप्ट से पता चलता है। ब्रॉड मनी जो होता है यहाँ पर आप देखेंगे कि एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज हम निकालते हैं कि क्या क्या ओवरऑल यहाँ पर रिसोर्सेज होंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। क्रेडिट, क्रेडिट में क्या है यहाँ पर, बैंक के जो क्रेडिट ग्रोथ है वो हमारी डबल डिजिट में रही 12.1% में। क्रेडिट हमें मेजरली रिटेल और सर्विस सेक्टर से आए हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो है उन्होंने हायर क्रेडिट ग्रोथ दिखाई है देन प्राइवेट सेक्टर। क्रेडिट हमारा एग्रीकल्चर में डबल डिजिट एक्सपेंशन में चल रहा है, पर्सनल लोन भी 14% से ही ग्रो हो रहे हैं। इंक्रीमेंटल क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो हमारा बढ़ा है, जहां बैंक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ज्यादा यूज करें ताकि फंडिंग गैप को कम कर सकें। फाइनेंशियल मार्केट्स, तो सबसे पहले मनी मार्केट में वेटेड एवरेज कॉल रेट एवरेज हुआ है 6 बेसिस पॉइंट से अबव द पॉलिसी रेट इन 24-25। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट में 10 ईयर का जेनरिक गवर्नमेंट सिक्योरिटी यील्ड जो है वो हमारी सॉफ्टन हुई है बाय 48 बीपीएस इन 24-25। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने यहाँ पर 1.5 लाख करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करे हैं हमारे डेट इंस्ट्रूमेंट्स में। ठीक है, तो हमें 1.5 लाख करोड़ रुपीस इन्वेस्टमेंट आ रहा है डेट इंस्ट्रूमेंट्स में एफपीआई के थ्रू। अगर बात करें 10 साल में जेनरिक जी सेक का जो हमारा आउटपुट है, जो हमें इनकम मिल रही है वो कम हो गई है बाय 48 बेसिस पॉइंट, दैट इज 0.48%। और यहाँ पर वेटेड एवरेज कॉल रेट हमने देख लिया कि 6 बेसिस पॉइंट पर रहा है। अब कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट की बात करें तो यहाँ भी हमें जो आउटपुट्स मिल रहे हैं, यील्ड्स मिल रही है या फिर इनकम जो जनरेट हो रही है वो कम हो रही है। प्राइमरी इशुएंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्राइवेट प्लेसमेंट्स में इसने सबसे ज्यादा इन बॉन्ड्स को यहाँ पर खरीदा है, 99.2% ऑफ टोटल रिसोर्सेस मोबिलाइज्ड। इक्विटी मार्केट की अगर हम बात करें तो जो हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स था इसने 5.1% यहाँ पर गेन किया है। और डोमेस्टिक इक्विटी मार्केट में अगर हम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स देखें तो इनकी नेट सेल हुई है 1.4 लाख करोड़ की। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्होंने जो परचेज किया है वो किया है या इन्वेस्टमेंट बोलेंगे 1.5 लाख करोड़, और इक्विटी मार्केट में जो सेल की है वो की है 1.4 लाख करोड़। ठीक है, किसने, हमारे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने। फिर आती है बात फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की, तो आईएनआर डेप्रिशिएट कर रहा है बाय 2.4% अगेंस्ट द यूएस डॉलर। 40 करेंसी रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट की अगर हम बात करें तो ये अप्रिशिएट कर रहा है बाय 1.5%। गवर्नमेंट फाइनेंसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट के फाइनेंसेस देखेंगे तो ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट हमारा 4.7% रहा जीडीपी का। ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू 11.6% रहा जीडीपी का। अच्छा, ग्लोबल अगर हम ग्रॉस फिक्स्ड डेफिसिट देखें तो कितना था, 4.4% है ना। इसके बाद में यहाँ पर इनकम टैक्स और जीएसटी जो है ये यहाँ पर काफी अच्छी इनकम यहाँ पर हमें इनसे मिली है टैक्स के फॉर्म में। सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंसेस 2025-26 में जो बजटेड एक्सपेंडिचर है वो कितना है कि 4.4% हमारा जीडीपी का रहेगा ग्लोबल फिस्कल डेफिसिट। ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू हमारी अपनी पीक पर पहुंच जाएगा एट 12.0%। अभी कितना है 11.6, हम कितना फोरकास्ट कर रहे हैं 12%। स्टेट फाइनेंसेस की बात करें तो कंसोलिडेटेड ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट जीडीपी रेशियो बजटेड है 3.3% पर। सेंट्रल गवर्नमेंट के फाइनेंसेस की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑफ कोर्स आप देखेंगे कि ये भी काफी हाई पर है। तो ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट हमारा 7.6% ऑफ जीडीपी हो गया, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ पर जो जनरल गवर्नमेंट डेट है वो 81.9% हमारे जीडीपी का है। एक्सटर्नल सेक्टर पर आ जाते हैं तो जो हमारे मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट है ये वाइडन किया है टू 82.8 बिलियन डॉलर्स। और मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट ऑफ कोर्स यहाँ पर हमारे 0.1% से बढ़ रहे हैं, तो ये हमारा हुआ है 437.4 बिलियन डॉलर्स। और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एक्सपोर्ट हमारी 32.5% से एक्सपेंड हुई है। अब इंपोर्ट्स पर आ जाओ तो ये 6.2% है मर्चेंडाइज इंपोर्ट्स, जो कि हमारे 720.2 बिलियन डॉलर्स रहे। एंड यहाँ पर जो गोल्ड का इंपोर्ट है, जो गवर्नमेंट बोलती है कि गोल्ड के इंपोर्ट को कम करना है, ये 27.4% से और ज्यादा बढ़ गया है बिलियन डॉलर्स। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें इनविजिबल
तो नेट सर्विस एक्सपोर्ट्स हमारे बहुत अच्छे से बढ़े हैं, 12.9% से बढ़ गए हैं, तो डॉलर 135.5 बिलियन में ये बढ़े हैं। और प्राइवेट ट्रांसफर रिसिप्ट जो हुई है, रेमिटेंसेस जो हमें मिल रही हैं, वो 16.2% से बढ़े हैं। इंडिया जो है वो अभी भी बिगेस्ट रेमिटेंस रिसीवर ही है। करेंट अकाउंट में हमें पता है हम डेफिसिट में हैं, बट बहुत बड़ी डेफिसिट में नहीं है। 37.1 बिलियन डॉलर का यहाँ पर डेफिसिट देखने के लिए मिल रहा है। कैपिटल फ्लोज की बात करें तो नेट हमारा एफडीआई जो है वो अभी 0.4 बिलियन डॉलर्स पर है, जो कि लोअर देन डॉलर 10.1 बिलियन ए ईयर अगो था। नेट एफपीआई की हम बात करें तो ये हमारा 1.7 बिलियन डॉलर्स रहा है। नेट एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स की बात करें तो सिग्निफिकेंटली बढ़ा है, तो डॉलर 18.7 बिलियन। अच्छा, इसके अलावा एक डिप्लेशन देखा गया है फॉर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑफ डॉलर 13.8 बिलियन ऑन अ बीओपी बेसिस, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, तो ओवरऑल हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा यूपीआई एफपीआई है वो 1.7 बिलियन डॉलर्स रहा। नेक्स्ट एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग 18.7 बिलियन डॉलर्स रही। अच्छा, फॉरेन एक्सचेंज में मैंने हमेशा ही बोला है कि एक डिप्रेशन चल रहा है, तो 13.8 बिलियन डॉलर का ये हमारा रहा। इसके अलावा यहाँ पर वल्नरेबिलिटी इंडिकेटर्स की बात करें तो एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशियो हमारा 19.1% रहा। फॉरेक्स रिजर्व्स जो हैं इन्होंने कवर किया है 10.5 मंथ ऑफ मर्चेंडाइज इंपोर्ट्स। सो बेसिकली हमारे पास जितना भी मर्चेंडाइज इंपोर्ट्स आया है वो हमारे फॉरेक्स कवर्स जो हैं, फॉरेक्स रिजर्व्स, वो 10.5 मंथ्स का पूरा मर्चेंडाइज इंपोर्ट को कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि कैड हमारा ठीक है, अंडर कंट्रोल है, ओवरऑल भी हम यहाँ पर काफी रेजिलिएंट है। लेकिन यहाँ पर ऑफ कोर्स एम्पल अमाउंट ऑफ फॉरेक्स रिजर्व्स होने के बाद में भी ये कहीं ना कहीं कम हो रहा है, और एक्सटर्नल डेट भी हमारा थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ चल रहा है। मॉनेटरी पॉलिसी ऑपरेशन समरी, अब हम थोड़ा सा मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में समझेंगे कि किस तरीके से 2024-25 में आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी ऑपरेशंस रहे थे। तो जहां पर इनका फोकस था कि बैलेंस को, यहाँ सॉरी इन्फ्लेशन को बैलेंस करना है, और ग्रोथ डायनामिक्स को ऊपर ध्यान देते हुए इन्होंने अपना जो पॉलिसी स्टांस था उसको चेंज किया, एंड सब्सिक्वेंट रिडक्शन भी हमें पॉलिसी रेपो रेट में देखने के लिए मिले। अच्छा, अब सबसे पहले अगर हम बात करें मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस की कि भाई पूरा हमारा लास्ट ईयर में मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस रहा क्या, तो ये हमारा कैसे रहा था, हमने विड्रॉ कर लिया था अकोमोडेशन स्टांस को। ठीक है, अब हम दोबारा से किधर आ गए, अब हम दोबारा से न्यूट्रल की तरफ आ गए थे। ठीक है, एंड एज ऑफ नाउ हम किस पर चल रहे हैं, एज ऑफ नाउ भी हमारा न्यूट्रल स्टांस ही चल रहा है। तो इनिशियल इंस्टांस जो था वो हमारा क्या था कि पॉलिसी रेपो रेट जो है वो अनचेंज था 6.50% पर, और मेंटेन कर रहे थे विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन स्टांस। अब कहां पर है, हम न्यूट्रल स्टांस पर हैं। तो यहाँ पर इन्फ्लेशन जो है वो प्रोग्रेसिवली अलाइन कर रही थी, जो हमारा टारगेट था कि किस तरह से सपोर्ट करना है ग्रोथ को। फिर हम शिफ्ट हो गए न्यूट्रल की तरफ में, तो यहाँ पर अभी करेंटली हमारा कितना रेपो रेट हो गया, 5.50% हो गया है, जो आपको 1 अक्टूबर को बताया गया, नहीं सितंबर 29 को बताया गया था। तो यहाँ पर एक चीज हमने देखी कि अब हम लोग अक्टूबर 2024 से 2025 पर आ गए हैं, तो एक वेल बैलेंस्ड इन्फ्लेशन ग्रोथ डायनेमिक्स देखे गए हैं। एमपीसी अनएनोमसली बोल रही है कि अब पॉलिसी स्टांस हमारा विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन से न्यूट्रल की तरफ रहेगा। फ्लेक्सिबिलिटी हम दे रहे हैं ताकि प्रोग्रेस देख पाए ऑनगोइंग डिसइन्फ्लेशन की, और अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर एक्ट करेंगे कि जैसा सिचुएशन होगा उसके हिसाब से एक्ट करेंगे। रेपो रेट हमारे 6.50% पर रहे थे, अभी 5.50 पर रह रहे हैं। इसके अलावा रेट रिडक्शन में हमने देखा कि क्योंकि इन्फ्लेशन हमारा मॉडरेट हो रहा है, कम हो रहा है, एमपीसी अनएनिमसली वोट कर रही थी यहाँ पर कि पॉलिसी रेपो रेट को बाय 25 बेसिस पॉइंट्स कम किया जाएगा। तो ये पहला रिडक्शन हुआ था फरवरी 2023 से, और अब तक हम 100 बेसिस पॉइंट्स से कम कर चुके हैं। इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ प्रोजेक्शंस की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर सीपीआई इन्फ्लेशन अप्रैल में 4.5, अगस्त में भी 4.5 रहा, दिसंबर में 0.2% से ये बढ़ गया था, और यहाँ पर आपके पास में 0.3% से, और यहाँ पर ये 4.8% हो गया। राइट, अगर बात करें रियल जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन की, तो पहले हमने 7% बोला, फिर हमने 7.2, फिर हमने इसको 6.6% पर लिया है। एज ऑफ नाउ यहाँ पर कितना बोल रहे हैं, 6.8% बोल रहे हैं कि रहेगा 2025-26 के लिए। ऑपरेटिंग फ्रेमवर्क की बात कर लेते हैं, लिक्विडिटी मैनेजमेंट किस तरीके से होगा, तो यहाँ पर हम अलाइन करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस को, और ऑर्डरली यहाँ पर मार्केट कंडीशंस रहे ये ऐसा चेक करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले कुछ की ड्राइवर्स देख लेते हैं, वॉलेटाइल कैपिटल फ्लोस, पिकअप इन करेंसी इन सर्कुलेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैश बैलेंसेस।
तो 2024-25 क्वार्टर वन में डेफिसिट जो था लेटर हाफ ऑफ अप्रैल टू जून में डेफिसिट में रहे हम। लिक्विडिटी कंडीशन हमारे पास बेसिकली कैश इक्विवेलेंट्स उतने नहीं थे जितना हमें चाहिए था या कैश, तो इंजेक्शन करना पड़ा 0.5 लाख करोड़ रुपीस का हमारा लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी वेरिएबल रेट रेपो यूज कर। फिर हमारा क्वार्टर टू में अगेन सरप्लस में रहे तो नेट एब्जॉर्प्शन करा, जो इंजेक्शन किया था अब उसको एब्जॉर्ब करना शुरू कर रहे हैं, तो 1.27 लाख करोड़ रुपीस एब्जॉर्ब करे हैं एलएएफ के अंडर। वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो ऑप्शंस और ओएमओ जो हैं इसमें भी नेट सेल्स हमारी 0.24 लाख की कंडक्ट हुई। अच्छा, फिर यहाँ पर नेट एब्जॉर्प्शन हमारा डिक्लाइन हो गया 2.080 लाख करोड़, फिर इंजेक्शन हमें दोबारा से करना पड़ गया 1.56 लाख करोड़ का, राइट। तो इस तरीके से सिचुएशंस चलती रही हैं, ऊपर नीचे होती रही हैं चीजें। अब आ जाते हैं हम, शुरू हमने डेफिसिट से किया, फिर हम सरप्लस सरप्लस और फिर डेफिसिट में आ गए। लिक्विडिटी मैनेजमेंट टूल्स, तो हम लिक्विडिटी कैसे मैनेज करते हैं? लिक्विडिटी क्या होता है कि हमारे पास जो कैश है या फिर कैश इक्विवेलेंट्स है, तो हमें या तो आरबीआई बोलता है कि इसे कम यूज करो या तो फिर हमें बोलता है कि ज्यादा यूज कर सकते हो। अब ये कैसे बोलता है वो? तो या तो रेपो रेट बढ़ा देगा, बढ़ा दिया, कैश रिजर्व रेशियो बढ़ा दिया मान लो, तो यहाँ पर क्या होगा, हमें बोलेगा कि अब तुम अपना जो कैश है वो मेरे पास रखोगे, ना कि लोगों को लोन दे रहे हो। और कम कर रहा है तो बोलेगा कि चलो अपना पैसा अपने पास रख लो थोड़ा और, ताकि ज्यादा लोन दे पाओ। तो कैश रिजर्व रेशियो हमने कम किया है बाय 50 बेसिस पॉइंट, तो ये अब हमारा 4% हो गया एनडीटीएल का दिसंबर 2024 में। तो ताकि हम पोटेंशियल लिक्विडिटी स्ट्रेस को कम करें, यहाँ पर इससे 1.16 लाख करोड़ प्राइमरी लिक्विडिटी जो थी वो इंजेक्ट हुई। अब आप सोच रहे हो, अगर 0.50% हमारा कैश रिजर्व रेशियो चेंज हो रहा है तो इतना बड़ा इंपैक्ट आ रहा है 1.16 लाख करोड़ रुपीस का। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी में हमने जो एवरेज एब्जॉर्प्शन किया है वो कितना था, 0.94 लाख करोड़ का था, तो 78% एवरेज डेली टोटल एब्जॉर्प्शन यहाँ पर हुआ है। अदर टूल्स में हमने डेली वेरिएबल रेट ऑप्शंस करे, ओपन मार्केट ऑपरेशन परचेज ऑपरेशंस करे, इसके अलावा डॉलर आईएनआर का बाई सेल स्वैप करा, जिससे कि यहाँ पर ड्यूरेबल लिक्विडिटी हमारी 2.16 लाख करोड़ की डिप्लॉय की गई। तो ये एक तरीके के हमारे डेरिवेटिव्स हो गए। फिर वेटेड एवरेज कॉल रेट की बात करें तो ऑपरेटिंग टारगेट हमारा जो था वो एलआईएफ में रहना था, और ये यहाँ पर मॉडरेट हो गया टू 66 बीपीएस अबव द पॉलिसी रेपो रेट। ठीक है, तो पहले ये 13 बीपीएस पर थे, अब हम यहाँ पर 6 बीपीएस अबव द पॉलिसी रेपो रेट आ गए थे। लिक्विडिटी मैनेजमेंट चैलेंजेस, तो आरबीआई यहाँ पर फॉरेक्स मार्केट में इंटरवीन करता है ताकि मॉड्यूलेट कर पाए एक्सेसिव एक्सचेंज रेट वोलेटिलिटी जो हमारे डोमेस्टिक लिक्विडिटी को इम्पैक्ट करते हैं। स्टेरिलाइजेशन में एस्टिमेटेड स्टेरिलाइजेशन कोफिशिएंट ऑफ -0.78 इंप्लाई कर रहा है कि 78% लिक्विडिटी जो है वो हमारी लिक्विडिटी इंक्रीमेंट हुआ है उसका 78% किस में हुआ है, नेट फॉरेन एसेट्स में, जो कि हमें यहाँ पर स्टेरिलाइजेशन के थ्रू हमने एब्जॉर्ब किया। ऑफसेट की बात करें तो ऑफसेट कोफिशिएंट हमारा -0.71 रहा, जिसका मतलब है कि जो स्टेरिलाइजेशन के इम्पैक्ट थे वो हमने कम करे हैं। अब यहाँ पर हमारे पास में जो डोमेस्टिक यील्ड है उनका क्या हो रहा है, उनका यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक वो अफेक्ट हो रहे हैं और फर्दर कैपिटल इनफ्लोज भी हमें देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो ये फाइंडिंग से बताती हैं कि इफेक्टिवनेस कितनी है स्टेरिलाइज इंटरवेंशन की इन मैनेजिंग कैपिटल इनफ्लोज। अब सबसे पहले समझो कि स्टेरिलाइजेशन होता क्या है। तो देखो, ओपन मार्केट ऑपरेशंस करती है गवर्नमेंट, तो यहाँ पर हम इन्हीं ओपन मार्केट ऑपरेशंस को यूज कर जो भी हमारे फॉरेन एक्सचेंज के इंटरवेंशंस का इम्पैक्ट आ रहा है डोमेस्टिक मनी सप्लाई पर, उसका काउंटरएक्ट कर रहे हैं। अब आरबीआई ने, हमने देखा था कि काफी ज्यादा फॉरेन रिजर्व्स जो थे उसकी सप्लाई बढ़ा दी थी जब डॉलर महंगा हो रहा था। ठीक है, तो अब इस इफेक्ट को हमें कॉम्बैट करना है तो स्टेरिलाइजेशन हेल्प करेगा। और ऑफसेट क्या होता है, ये जो इफेक्ट्स थे, है ना, जो हमने ये एक्शंस लिए इनके जो इफेक्ट्स थे इन्हीं को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पर डॉलर को क्या करने की कोशिश की, थोड़ा सस्ता करने की कोशिश की इसकी सप्लाई बढ़ाकर। तो डोमेस्टिक मनी बेस को भी हम यहाँ पर थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन की बात करें तो ये आपका 2024-25 में एक स्लो पेस पर रहा। लैंडिंग एंड डिपॉजिट रेट्स की सबसे पहले बात कर लेते हैं, तो वेटेड एवरेज लैंडिंग रेट जो है फ्रेश रूपी लोन्स पर ये डिक्लाइन किया है बाय 2 बेसिस पॉइंट्स, और हमारे आउटस्टैंडिंग लोन्स पर ये डिक्लाइन किया है बाय 8 बेसिस पॉइंट्स। ठीक है, तो हम जिस रेट पर लैंडिंग्स वगैरह करते हैं, लोन्स वगैरह देते हैं,
फ्रेश रुपी लोन्स दे रहे हैं तो ये 2 बेसिस पॉइंट्स है, और जो पुराने लोन्स थे हमारे उस पर ये 8 बेसिस पॉइंट से कम हुआ है। डिपॉजिट रेट्स, जो हमारे पास डिपॉजिट्स आ रहे हैं और हमें एज अ बैंक इनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो फ्रेश डिपॉजिट्स में ये हमारा 3 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज हुआ, और आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स में ये 14 बेसिस पॉइंट से। इम्पैक्ट क्या रहा पॉलिसी कट का, तो रेपो लिंक्ड एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट जो थे हमारे लैंडिंग रेट्स, ये रिड्यूस कर गए 25 बेसिस पॉइंट से, और जो हमारे वेटेड एवरेज लैंडिंग रेट्स थे वो डिक्लाइन कर रहे हैं 10 बेसिस पॉइंट से। अब अगर रिजर्व रेशियोज यहाँ पर कम कर रही है आरबीआई, तो वो क्या चाहेगी कि बैंक्स भी जो लैंडिंग कर रही है वो भी सस्ते में करे, तो लोग कम इंटरेस्ट पे करें ताकि ज्यादा डिमांड हो लोन्स की और लिक्विडिटी बढ़ जाए मार्केट में। तो इसी वजह से डोमेस्टिक रेट्स हमारे कम हुए हैं, लैंडिंग रेट्स हमारे कम हुए हैं, और यहाँ पर जो डिपॉजिट रेट्स है ऑफकोर्स वो भी कम हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने ये देखा कि जो हमारे डिपॉजिट्स हैं वो आपके 3 बेसिस और 14 बेसिस पॉइंट से बढ़ गए थे। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे एकदम डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक्सटर्नल बेंचमार्क बेस्ड लोन रेट्स, तो एक्सटर्नल बेंचमार्क बेस्ड लोन रेट्स जो हैं ये स्ट्रेंथन कर रहे हैं और क्विकन कर रहे हैं पेस ऑफ ट्रांसमिशन। जो प्रपोर्शन था ईबीएलआर लिंक्ड लोन्स का वो इंक्रीज कर चुका है टू 60.6% ऑफ आउटस्टैंडिंग फ्लोटिंग रेट रुपी लोन्स। कन्वर्सली जो शेयर है एमसीएलआर लिंक्ड लोन्स का ये हमारा 35.9% हो गया। फॉरेन बैंक्स की अगर हम बात करें तो हाईएस्ट ट्रांसमिशन यहाँ पर दिखाया गया, फैसिलिटेट कर रहे हैं लो कॉस्ट डिपॉजिट्स, और हायर प्रपोर्शन ऑफ ईबीएलआर लिंक्ड लोन्स जो था वो हमारा 92.2% रहा। पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात करें तो लोअर ट्रांसमिशन टू हमारा वेटेड एवरेज लैंडिंग रेट्स देखा गया ऑन आउटस्टैंडिंग लोन्स कंपेयर टू प्राइवेट बैंक्स। अब ऐसा क्यों हुआ, रिलेटिवली हायर शेयर देखा गया इंटरनल बेंचमार्क बेस्ड लैंडिंग रेट्स का। सेक्टोरल लैंडिंग रेट्स की बात कर लेते हैं तो फ्रेश रुपी लोन्स में ये इंक्रीज हुआ फॉर व्हीकल, रुपी, एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड एजुकेशन। डिक्लाइन हुआ ऑन लोन्स टू प्रोफेशनल सर्विसेज, एमएसएमईज, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, हाउसिंग ट्रेड एंड लार्ज इंडस्ट्री, ठीक है। तो हमारा कहाँ इंक्रीज हो रहा है लोन्स का जो रेट है, व्हीकल में, रुपी एक्सपोर्ट क्रेडिट में और एजुकेशन में, ठीक है। एजुकेशन में तो कम होना चाहिए लेकिन ठीक है। हाईएस्ट हमारे जो रेट्स रहे हैं वो एजुकेशन लोन्स पर रहे हैं और लोएस्ट हाउसिंग लोन्स पर। एजेंडा फॉर 25-26, तो डिपार्टमेंट यहाँ पर फोकस कर रहा है कोर इनिशिएटिव्स पर, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क को रिव्यू किया जाएगा, रिविजिट करेंगे हम ऑप्टिमल लेवल ऑफ सिस्टम लिक्विडिटी फॉर इफेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन, स्पाटियल एंड क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस होगी नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डेटा की। कंडीशंस यहाँ पर जो हमारी देखी जाएंगी, जो हमने क्रेडिट डिप्लॉयमेंट डेटा कलेक्ट किया है फ्रॉम हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, ताकि हम यहाँ पर सेक्टोरल क्रेडिट जो है बाय एनबीएफसी उसको और बेहतर तरीके से समझ पाए। अब आ जाते हैं हमारे फोर्थ चैप्टर पर, क्रेडिट डिलीवरी एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो चैप्टर 4 जो है आरबीआई एनुअल रिपोर्ट का, ये यहाँ डिटेल में बता रहा है कि किस तरीके से आरबीआई का कॉन्टिन्यूस फोकस है कि वो स्ट्रेंथन करेगी क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम को, पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर और माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए, एंड डिपेंड करेगी फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड फाइनेंशियल लिटरेसी अक्रॉस द कंट्री। अब की अचीवमेंट्स में हमारी प्रोग्रेस फॉर डिजिटल इनिशिएटिव्स आएगी, स्केलिंग अप ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी एफर्ट्स आएगा, और एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू होगा प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स का। क्रेडिट डिलीवरी, आरबीआई के एफर्ट्स यहाँ पर इंश्योर करें कि सस्टेन्ड फ्लो हो क्रेडिट का टू क्रूशियल सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में, आप देखेंगे ओवरऑल अचीवमेंट क्या रही कि शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स का जो पीएसएल था वो 43.1% रहा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ऑफ एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट या फिर क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर्स। ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर्स क्या होते हैं, जो हम गारंटीज देते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट देते हैं, ठीक है, असल में लोन नहीं दे रहे हैं, बस गारंटी ले रहे हैं किसी के नाम पर। एंड यहाँ पर एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट जो हमने यहाँ पर टोटल क्रेडिट्स दे रखे हैं, ठीक है, तो उसका टोटल का यहाँ पर 43.1% हमारा पीएसएल की तरफ गया है। बैंक ग्रुप परफॉर्मेंस में देखें तो जितने भी हमारे बैंक ग्रुप्स हैं, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और फॉरेन बैंक्स में, यहाँ पर प्रिस्क्राइब्ड 40% ओवरऑल पीएसएल टारगेट अचीव किया गया है तीनों के द्वारा। रिवाइज्ड गाइडलाइंस आई थी पीएसएल की, तो यहाँ पर मास्टर डायरेक्शंस जो आई हैं मार्च 24 2025 में और इफेक्टिव रही 1 अप्रैल से। क्या की चेंजेस थे, जो सेवरल लोन लिमिट्स थी अंडर पीएसएल कैटेगरीज वो हमने यहाँ पर एनहांस कर दी, मैंने उसके लिए भी एक वीडियो बना रखा है, आप जाकर देखोगे मिल जाएगा हमारे आरबीआई सर्क्यूलर्स में। फिर ब्रॉडनिंग की थी यहाँ पर पर्पसेस फॉर रिन्यूएबल एनर्जी क्लासिफिकेशन,
रिवीजन हुआ था यहाँ पर ओवरऑल पीएसएल टारगेट का अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए फ्रॉम 75% टू 60% और फिक्सेशन किया एक सेपरेट टारगेट फॉर नॉन कॉर्पोरेट फार्मर्स। क्रेडिट टू एग्रीकल्चर, तो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के अंडर जो टोटल आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट रहा है अंडर केसीसी, ये कितना रहा, ये आपका रहा है 60975 करोड़ रुपीस। ठीक है, इसके अलावा और क्या देख सकते हैं हम, यहाँ पर आप देखेंगे ये मार्च 2025 तक था, जो पहले 574,974 करोड़ था, तो 5,74,974, अब ये 6,0975 करोड़ है। ठीक है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट इंक्रीज हो गई है बाय 4.7% ओवर द प्रीवियस ईयर। अब ऐसा क्यों हो रहा है, नंबर ऑफ ऑपरेटिव केसीसीज हमारे कम होते जा रहे हैं। कोलेटरल फ्री यहाँ पर एग्रीकल्चर लोन लिमिट जो है वो पहले 1.6 थी, अब 2 लाख रुपीस पर बोरोअर हो चुकी थी 2024 में, ताकि क्रेडिट अवेलेबिलिटी हम स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए बढ़ा पाए। बैंक क्रेडिट टू एमएसएमई सेक्टर देख लेते हैं, ये तो एग्रीकल्चर था। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स की आउटस्टैंडिंग क्रेडिट लिमिट है वो 14.8% से बढ़ गई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, और अब ये 31.3 लाख करोड़ हो चुकी है। रेगुलेटरी मेजर्स की बात करें तो जून 11 2024 में टर्न अराउंड टाइम जो था यहाँ पर उसको एडवाइस किया गया शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स को कि यहाँ पर आप एक यूनिफॉर्म टेट लेकर आओ 14 डेज का फॉर लोन्स अप टू 25 लाख रुपीज फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज बोरोवर्स, ताकि आप फास्टर डिस्पोजल करो एप्लीकेशंस का। ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रैकिंग की बात करें तो बैंक्स को रिटेलिएट किया गया कि आप एक क्रेडिट प्रपोजल ट्रैकिंग सिस्टम जो है वो लेकर आओ। रिजेक्टेड एप्लीकेंट जो हैं उनको यहाँ पर इन्फॉर्म करो राइटिंग में, एक इंडिकेटिव चेकलिस्ट दो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को, डिस्प्ले करो कि पेंडेंसी पोजीशन क्या है वेबसाइट्स पर। फिर क्लस्टर फाइनेंसिंग की बात की गई तो गाइडलाइंस रिव्यू की गई, डिफाइन किए एमएससी क्लस्टर्स को, जो कि यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, स्टेट गवर्नमेंट्स ने डिफाइन कर रखे हैं। एडवाइस करा लीड बैंक्स को कि वो प्रमोट करें क्रेडिट लिंकेज इन ऑल सच क्लस्टर्स। लीड बैंक क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर किसी को बड़ा लोन चाहिए तो अलग अलग बैंक्स के साथ कनेक्ट करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन का काम देखते हैं, डिसबर्समेंट का, और किस तरीके से यहाँ पर जो लोन के पैसे वापस किए जा रहे हैं ईएमआई वगैरह, वो क्या शेयर रहेगा अलग अलग बैंक्स का। नेक्स्ट आ जाते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स हमारा 64.2% पे हो गया मार्च 2024 में, और यहाँ पर 60.1 था मार्च 2023 में। ग्रोथ में यहाँ पर हमने देखा कि तीनों ही सब इंडाइसेस आ जाएंगे, एफआई, एक्सेस, यूसेज एंड क्वालिटी। एफआई यूसेज जो है वो मोस्ट ऑफ द डीपनिंग ऑफ इंक्लूजन हमें दिखा रहा है। नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन 2019-24, तो यहाँ पर आरबीआई ने 5 की माइलस्टोन्स जो हैं वो अचीव कर लिए हैं यहाँ पर, जो इन्होंने 2024 के लिए सेट किए थे। तो उसमें सबसे पहले आपका आता है फिनटेक को लेवरेज करना आउटरीच के लिए, अब डिजिटल कंसेंट बेस्ड कस्टमर ऑनबोर्डिंग आर्किटेक्चर की तरफ जाना, और यहाँ पर फोकस करना फोकस ऑन प्रोसेस लिटरेसी अलोंग विद कॉन्सेप्ट लिटरेसी। ठीक है, एक्सपेंड करें रीच ऑफ सेंटर फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी एट एवरी ब्लॉक इन द कंट्री। आर्टिकुलेट करेंगे कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे स्टेक होल्डर्स की रहेंगी फॉर कन्वर्जेंस ऑफ एक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं लीड बैंक स्कीम एंड यूनिवर्सल एक्सेस। तो लीड बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स और 2 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये करेंटली लीड बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा लीड बैंक, सॉरी मैंने आपको ना उसका बता दिया था यहाँ पर, ओके सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। लीड बैंक ना 2 तरीके के होते हैं, मैंने आपको लोन्स वाले टर्म्स में बता दिया था। ये जो लीड बैंक की बात करें ये डिस्ट्रिक्ट वाली है, तो डिस्ट्रिक्ट में ना हर एक डिस्ट्रिक्ट में बोला गया लीड बैंक स्कीम के अंडर कि आपके पास में क्या होगा, एक लीड बैंक होगा। अब वो लीड बैंक का कुछ यहाँ पर एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जैसे लोन्स वगैरह प्रोवाइड करना। तो यहाँ पर अभी जो है जम्मू एंड कश्मीर और आईसीआईसीआई बैंक, इनको लीड बैंक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, जिसमें 782 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया गया है, और यहाँ पर एलबीएस का रिव्यू किया जा रहा था तो चेक की भाई ये कितने इफेक्टिव रहे। काफी पुरानी स्कीम है। विलेज कवरेज की बात कर लेते हैं, तो माइलस्टोन ऑफ प्रोवाइडिंग बैंकिंग एक्सेस टू एवरी विलेज विद इन अ 5 किलोमीटर रेडियस। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बैंकिंग एक्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं। हैज बीन फुल्ली अचीव्ड इन 27 स्टेट्स एंड 8 यूटीज, और यहाँ पर 99.99% आइडेंटिफाइड विलेज और हैमलेट्स हैं जिनको हमने कवर कर लिया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर बैंकिंग एक्सेस प्रोवाइड कर रहे हैं अब ज्यादातर बैंक्स को, जो कि 5 किलोमीटर के रेडियस पर मिल जाएंगे। फाइनेंशियल लिटरेसी,
तो यहाँ पर फाइनेंशियल लिटरेसी वीक मनाया गया 2025 में फरवरी 24-28 2025 ऑन द थीम फाइनेंशियल लिटरेसी विमेन्स प्रॉस्पेरिटी, ताकि हम फाइनेंशियल अवेयरनेस क्रिएट करें अमंग वीमेन। सेंटर फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी में CFL प्रोजेक्ट जो था वो हमारा फेस मैनर में शुरू हुआ, ताकि हम पूरे कंट्री को यहाँ पर कवर कर सके 2024 में। एक टोटल ऑफ 2421 हमारे पास सेंटर्स फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी थे जो कि ऑपरेशनलाइज हुए। फाइनेंशियल लिटरेसी सेंटर्स की बात करें तो यहाँ पर टोटल ऑफ 1508 FLCs थे, जिन्होंने 1,31,220 फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप्स को कंडक्ट किया ड्यूरिंग अप्रैल दिसंबर 2024। फिर आती है बात RBI 90 क्विज की। तो यहाँ पर एज अ पार्ट ऑफ RBI एट 90, जो यहाँ पर 90 इयर्स कंप्लीट हुए हैं, इसमें इन्होंने बोला है कि एक नेशन वाइड जनरल नॉलेज क्विज जो है ऑर्गेनाइज की गई अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें हमने यहाँ पर अट्रैक्ट करा 79,103 टीम्स को फ्रॉम 13,961 कॉलेजेस। एजेंडा क्या रहा 2025-26 में? तो यहाँ पर हमारे पास रिव्यू करना था फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स का, स्ट्रेंथन करना है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज की आउटरीच एंड इंक्लूजन, अचीव करना 100% कवरेज इन 80% ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस द कंट्री बाय मार्च 2026 अंडर EDDPE। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। अब ये वाला चैप्टर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। इस वाले वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आया, समझ में आया। PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और ई-बुक सेक्शन दोनों में मिल जाएगी, तो वहां से आप पढ़ सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही है, अब हम लोग सेकंड पार्ट में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।